हाय एवरीवन यार, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। मैंने बहुत सोच समझ के वीडियो बनाई है क्योंकि जेई मेन से कुछ कुछ टॉपिक कट गए हैं लेकिन एडवांस से नहीं कटे हैं। क्योंकि मैंने यार ये चैनल एडवांस के लिए भी सोच करके बनाया था, तो मैं इसमें पूरा कवर कर रहा हूँ। तो आपको जो लगता है यार मेंस में नहीं आने वाला, आप उसको स्किप कर देना प्लीज, ठीक है? तो यार न्यूक्लियर फिजिक्स करने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस में क्या क्या आता है? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो मेरे पास कोई एक एटम है एक्स। अब इस एक एटम एक्स पे कुछ ए और जेड इस तरीके से लिखा होता है, कुछ कुछ डिनोशन होता है। चलिए अब जेड को देखिए, जेड क्या होता है? जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। बहुत सुंदर। अच्छा, ए को देखो, ए क्या होता है? ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मास नंबर। बहुत सुंदर। अब यहां से अगर मैं देखूं कि यार a माइनस जेड कर दूंगा तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे? बहुत सुंदर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मिल गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग सेम होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास जो है वो लगभग सेम होता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 10 की पावर माइनस 19 केजी होता है। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि यार न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास अगर हम देखें तो खुद समझो कि पूरा एटम है। पूरे एटम में से मैंने इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया। क्या करा? पूरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को गायब कर दिया, क्या बचा? न्यूक्लियस बचा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, अब 1 एएमयू, क्योंकि क्या होता है, बहुत हल्का मास है। इतना हल्का मास है, केजी ग्राम इन सब में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक नई यूनिट आई। वो नई यूनिट क्या थी? वो नई यूनिट थी एएमयू। अब अच्छा, अब इसका रिलेशन देखा तो 1 एएमयू जो होता है वो 1 एएमयू होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। बहुत सुंदर, ठीक है। एक बात और बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस का मास और एटम का मास लगभग सेम रहता है, ठीक है? न्यूक्लियस का मास और एटम का मास हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि लगभग सेम रहेगा। इसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, ये तीनों आपको पता होंगे। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन का नंबर सेम, आइसोबार्स में एटॉमिक मास नंबर सेम, ठीक है? चलिए, अच्छा अब बात करेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं तो यार सबसे पहले इस बात को समझो कि ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस है। पूरे एटम का रेडियस समथिंग 10 की पावर माइनस 10 मीटर की रेंज में होता है। वहीं मैं बात करूं न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के रेडियस की बात करूं तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर की रेंज का होता है। बहुत सुंदर। अच्छा, अब जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो होता है हमारा आर नॉट ए की पावर 1/3। कितना होता है? आर नॉट ए की पावर 1/3। यहां पे जो आर नॉट है, आर नॉट क्या है? आर नॉट कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम फर्मी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ए क्या है? ए हमारा वही मास नंबर है। ए क्या है? ए वही मास नंबर है। अच्छा, उसकी पावर 1/3 भी है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि यार जो न्यूक्लियस का रेडियस है, न्यूक्लियस का रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है? मास नंबर की पावर 1/3 के। किसके? मास नंबर की पावर 1/3 के। बहुत सुंदर। अच्छा, डेंसिटी की भी बात कर लेते हैं। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मुझे निकालना है। क्या निकालना है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मास ऑफ न्यूक्लियस, और क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस की चाहिए होंगी। मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो मैंने क्या माना? मैंने ये माना कि एएमयू किसका मास है? एटम का मास। क्या? एएमयू किसका मास है? एटम का मास, ठीक है? जिसको हम न्यूक्लियस के तौर पे भी यूज कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले बोला था। अच्छा, मैंने क्योंकि ये यूनिट एएमयू है तो केजी में करने के लिए 1.67 10 की पावर माइनस 27 का मल्टीप्लाई किया। बहुत सुंदर। वॉल्यूम चाहिए, अब डिवाइड में क्या चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आएगी? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, अब न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। इसका क्यूब करोगे तो आर नॉट का क्यूब आ जाएगा और ए सिंपल आ जाएगा, ठीक है? तो जब इसको सॉल्व किया तो ये लगभग रेंज क्या आई? रेंज आई 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मजे की बात है वो ये है कि डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब अगर कोई सा भी एटम दे दें तो डेंसिटी सबकी सेम रहने वाली है। कोई सा भी एटम दे दो, डेंसिटी सबकी सेम रहेगी। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, दो एटम बोल दिए और बोल दी इनकी डेंसिटी बताओ, तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको रेंज पता होनी चाहिए कि रेंज जो है वो क्या है? 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की। अब न्यूक्लियर फोर्सेस की अगर बात करूं तो आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, नहीं आया तो मैं डाल देता हूं। क्या सवाल है कि यार न्यूक्लियस में आप सोचते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में कैसे रह लेते हैं जबकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से तो इसको फट जाना चाहिए। क्यों नहीं फटते? ये इसलिए नहीं फटते क्योंकि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है जो कि बहुत कम लगेगी न्यूक्लियस में। अच्छा, तो न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इतनी अच्छी लग नहीं रही तो ये रुके कैसे हैं, आपस में चिपके कैसे हैं? ये आपस में चिपके हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स मतलब कि 10 की पावर -15 मीटर पर ही ये लग रही होंगी। ठीक है, बहुत सुंदर। अब ये स्टेबल कब हो जाती है? ये स्टेबल तब हो जाती है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस की दो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है। सबसे पहला कि अट्रैक्टिव इन नेचर है, चाहे भले ही पॉजिटिव हैं, भले ही दोनों प्रोटॉन है, भले ही पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है जो कि 10 की पावर -15 मीटर पर लग रही है। अच्छा, न्यूक्लियस में देखो तो 10 की पावर -15 मीटर का ही रेंज था उसका। ठीक, अब ये अट्रैक्टिव हो गई, शॉर्ट रेंज हो गई। लग किसके बीच में रही है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना, सबके बीच में लग रही है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लग रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लग रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लग रही है। बहुत सुंदर। अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो लगभग लगभग न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबकी फोर्सेस लगभग सेम है, लगभग सेम है। चलिए, अब आता है स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, हमारी भले ही केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो प्रोटॉन पर डिपेंड करती हैं कि प्रोटॉन का कितना नंबर है, कितना लेन देन हुआ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इस चीज पर हमारी केमिकल रिएक्शंस डिपेंड करती हैं। लेकिन हमारी स्टेबिलिटी इस चीज पर डिपेंड नहीं करती। हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कैसे हैं, दोनों क्या बिहेव कर रही है, दोनों का नंबर कैसा है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को कंसीडर करना पड़ता है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि यार अगर मान लो आपका लाइट न्यूक्लियस है, लाइट न्यूक्लियस मतलब हल्का न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल तब होगा जब आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर सेम होंगे। क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर सेम लाइट न्यूक्लियस में, तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा, वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर हैवी न्यूक्लियस की बात करूं, हैवी न्यूक्लियस की बात करूंगा तो यहां पर मेरे न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। प्रोटॉन के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? इस ग्राफ से समझो, ये ग्राफ जो बनाया गया है न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बीच में। अब ये जो ब्लैक डैश 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 लाइन है ये बनाई गई है 45 डिग्री पे, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ये जो कर रही है ये शो कर रहा है कि यार स्टार्टिंग में तो देखो आप 45 डिग्री पे ही बनी है लाइन, मतलब जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, उसके बाद ये इस तरफ टेंड कर गया जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए, अब बात करते हैं मास डिफेक्ट पे। मास डिफेक्ट क्या है भाई साहब? मास डिफेक्ट आप इस तरीके से सोचो कि यार न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास अगर मैं देखूं, न्यूक्लियस का थ्योरेटिकल मास अगर मैं देखूं तो क्या होना चाहिए? प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, बन गया न्यूक्लियस का मास। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैंने उसी तरीके से लिखा ZMP प्लस A माइनस Z Mn, ये क्या है? नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियस के प्रैक्टिकल बात की बात करूं जो हमने कैलकुलेट करा, वो क्या हो गया? मास ऑफ न्यूक्लियस प्रैक्टिकल। ठीक है, अब ये देखा गया असल में होना क्या चाहिए? असल में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बराबर होना चाहिए, लेकिन देखा ये गया कि यार थ्योरेटिकल का मास न्यूक्लियस के ज्यादा है प्रैक्टिकल के न्यूक्लियस के मास से, थ्योरेटिकल का ज्यादा है। अच्छा, अब देखो बात क्या है, मैं डाउट डालता हूं आपके दिमाग में। परेशानी ये है कि मान लो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इनको मैं पास में लेकर के आया, इनको पास में लेकर के आया तो एक टाइम आया या एक डिस्टेंस ऐसा आया जब ये रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करने लग गई, तभी स्टेबलाइज हो गए। लेकिन जब मैं इनको दूर से लेकर के आ रहा हूं उस जगह तक, तो वहां से यहां तक लेकर के आने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रही। अब मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब मैं इनको दूर से लेकर के आ रहा हूं
तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा हूं। ये वर्क करने के लिए एनर्जी कहां से आई? ये वर्क करने के लिए मेरी एनर्जी कहां से आई? ये वर्क करने के लिए एनर्जी जो आती है, ये आती है मास डिफेक्ट से। ये मास डिफेक्ट क्या होता है? मेरा थ्योरेटिकल न्यूक्लियस का मास माइनस मेरे प्रैक्टिकल न्यूक्लियस का मास। ये जो चेंज इन मास आता है, मास डिफेक्ट आता है, ये एनर्जी आती है मेरी मास डिफेक्ट की वजह से, कि मैं उनको बहुत दूर से एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर के आता हूं। अब पढ़ो, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। सही बात है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस के वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई, और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में भी कुछ एनर्जी लगेगी। ये दोनों होती क्या है? डेल्टा एमसी स्क्वायर। क्या होती है? डेल्टा एमसी स्क्वायर। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये होती है E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। क्या होती है? E इक्वल टू एमसी स्क्वायर। इसका नाम क्या है? एनर्जी मास इक्विवेलेंस, जो कि आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, बहुत सुंदर। अब एक बात को गौर से सुनना, इसकी मैथ्स दिखाता हूं। आप एक बात जानते हैं कि 1 AMU क्या होता है? 1.67 into 10 की पावर -27 kg। अच्छा, जूल की यूनिट क्या होती है? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे आओ, यहां पर देखो कि यार मैंने c का स्क्वायर किया। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। जब मैंने c का स्क्वायर किया तो 9 into 10 की पावर 16 बना, लेकिन यूनिट क्या है? डेल्टा m तो AMU में चल रहा है, AMU में, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने अपने आप से kg का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। kg का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ जूल में लाना है। जूल में बनाऊंगा तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ पाऊंगा, तो मैंने इसको बनाया जूल में। अब जूल में बनाया तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 into 10 की पावर -19 जूल होता है, तो मैंने उसको सेटल कर दिया। ठीक है, अब AMU और kg दिख रहा है, अपॉन में है, तो एक AMU 1.67 into 10 की पावर -17 kg होता है। हाँ, 27 होता है। ठीक है, 27 -27 kg। ठीक है, अब यहां पे 9 into 10 की पावर 16 तो चल ही रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू डेल्टा M 9375 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो यूनिट आई है, ये आई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो कि मैक्सिमम टाइम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। E इज इक्वल टू डेल्टा M 9375 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना मेरे को बताना था। मैं भी हाफ के कंटेंट ज्यादा था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।